दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिंदी कविता में कलात्मक उत्कर्ष का काल कहे जाने वाले छायावाद और उसके लगभग समानांतर ही चलने वाली दो अन्य काव्य धाराएं, एक हालावाद और दूसरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की एक जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का दोस्तों आज ये तीसरा भाग लेके आपके बीच में मैं आया हूं। और इस तीसरे भाग में भी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन लेके दोस्तों आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। दोस्तों निराला की बहुत ही चर्चित रचना है राम की शक्ति पूजा, इस पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। पहला विकल्प है रामचरितमानस, दूसरा विकल्प है वाल्मीकि रामायण, तीसरा है कृत्तिवास रामायण और चौथा विकल्प है विष्णु पुराण। तो दोस्तों देखा जाए तो राम की शक्ति पूजा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है निराला जी की, इस पर कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि कृत्तिवास रामायण दोस्तों बंगला का रामायण है और आप जानते हैं कि निराला जी का जन्म ही उधर ही हुआ था, बंगाल में ही। तो उनका बचपन बंगाल में ही बीता। तो बंगला रामायण है कृत्तिवास रामायण, इसी का प्रभाव इनकी राम की जो शक्ति पूजा है इस रचना पर अधिक से अधिक पड़ा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि निराला की कौन सी रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। तो दोस्तों 4 विकल्प हैं। पहला है तुलसीदास, दूसरा अर्चना, तीसरा अनामिका और चौथा है सांध्य कांकली। दोस्तों इन चारों विकल्पों में देखा जाए तो ये जो चौथा विकल्प है सांध्य काकली, ये रचना जो है निराला जी की मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई। क्योंकि उनके जीवन काल में ये रचना प्रकाशित नहीं हो सकी थी, तो उनकी मृत्यु के बाद ये सांध्य काकली रचना प्रकाशित होती है। तो इस तरह से ये चौथा विकल्प दोस्तों अपने आप में सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है। बहुत ही चर्चित पंक्ति है दोस्तों, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन और चौथा विकल्प है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। तो ये वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, इस पंक्ति के रचयिता हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कही जाने वाली रचना दोस्तों वनवेला, पल्लव, करुणालय, झरना। दोस्तों आप जानते हैं कि छायावाद 1918 से 1936 तक का ये जो कालखंड है, ये हिंदी कविता में छायावाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों छायावाद की जो प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है वो रचना है झरना। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में झरना का प्रकाशन होता है। दोस्तों छायावाद की ये प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है झरना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि प्रथम छायावादी रचना जयशंकर प्रसाद की कौन सी है। पहला विकल्प है प्रथम प्रभात, दूसरा है झरना, तीसरा है आंसू और चौथा है लहर। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम छायावादी रचना है, प्रथम छायावादी रचना, ये है प्रथम प्रभात। दोस्तों प्रथम प्रभात जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना है, तो ये पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना वभ्रुवाहन किस विधा की है। वभ्रुवाहन जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये किस विधा की है दोस्तों। पहला विकल्प है काव्य, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक और चौथा है
चंपू। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वह भ्रुवाहन, ये एक चंपू काव्य है। जैसे उर्वशी इनका एक चंपू काव्य है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उर्वशी चंपू काव्य किसका है। उर्वशी दिनकर जी की भी एक रचना है और जयशंकर प्रसाद जी की भी एक रचना है उर्वशी। तो उर्वशी चंपू काव्य है। दोस्तों चंपू काव्य आप जानते हैं गद्य और पद्य। गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो होता है दोस्तों, ये चंपू काव्य कहलाता है, यानी जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, तो ये चंपू काव्य कहलाता है। तो चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद की रचना वभ्रुवाहन। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। छायावादी कवियों को पूछ रहा है। पहला विकल्प है नरेंद्र शर्मा, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा हरिवंश राय बच्चन और चौथा है रामेश्वर शुक्ल अंचल। छायावादी कवियों की चर्चा हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। तो इसमें जो चौथा विकल्प है रामेश्वर शुक्ल अंचल, दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल ये छायावादी कवि हैं निश्चित रूप से, और छायावादी योगीन जो प्रवृत्तियां हैं वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। मांसलवाद के जनक भी कहे जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो ये निश्चित रूप से छायावादी कवि हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत जी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो उनकी किस रचना पर मिला था। 4 विकल्प दिए गए हैं, ज्योत्सना, पल्लव, लोकायतन और चिदंबरा। तो दोस्तों पंत जी को ये जो चौथा विकल्प है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी में मिला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, पूछ रहा है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। रबड़ छंद, केचुआ छंद, इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर 2 बार इसमें आ गया है। दूसरा विकल्प है धूमिल, तीसरा है निराला और चौथा है मुक्तिबोध। तो दोस्तों ये जो तीसरा विकल्प है निराला, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने छंद मुक्त कविता का एक तरह से आवाहन किया, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आतू, इस तरह से छंद मुक्त कविता का आवाहन जिन्होंने किया, उनकी कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा जाता था, क्योंकि लंबी लंबी कविताएं लिखते थे। तमाम इनकी रचनाएं दोस्तों लंबी कविताएं हैं, और जैसे रबड़ होता है तनता चला जाता है, केचुआ होता है लंबा सा, तो एक तरह से व्यंग रूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध भी इनका इनके जीवन काल में दोस्तों हुआ था। कभी कभार प्रश्न भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि का अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो उसमें भी निराला जी का ही नाम आता है। बहुत ज़्यादा व्याघात और विरोध इन्होंने सहा अपने जीवन काल में, और फिर कभी इन पर चर्चा होगी, अलग से कोई वीडियो बनाएंगे हम निराला जी पर या छायावादी कवियों पर, तो विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा दुख इन्होंने झेला था दोस्तों अपने जीवन काल में। तो एक तरह से जो मुक्त छंद कविता का आवाहन किया, इसीलिए इनकी कविताओं पर जो लंबी कविताएं हैं व्यंग रूप में लोगों ने उनको रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा। तो वो निराला जी की ही लंबी कविताएं हैं जिन पर व्यंग रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से लोगों ने टिप्पणी की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसने कहा। जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद और डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों आप जानते हैं कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, लेकिन छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहने वाले थे मुंशी प्रेमचंद। यही प्रेमचंद लगभग छायावाद का जो समय है वही समय इनके कहानी लेखन, उपन्यास लेखन का भी था। तो छायावाद को इन्होंने नज़दीक से देखा है, छायावादी कवियों को नज़दीक से देखा है। कविता के क्षेत्र में उस कालखंड को दोस्तों छायावाद कहा जाता है।
तो छायावाद कहने से सिर्फ कविता के कालखंड का ही बोध होता है, बाकी उसी समय शुक्ल युग का भी वही दौर है। प्रेमचंद की तमाम कविता रचनाएं, कहानियां, उपन्यास, है ना, ये सब उसी कालखंड में आते हैं। तो प्रेमचंद जी भी काफ़ी गंभीरता से छायावाद को देखते हैं, इसलिए छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहते हैं प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है। पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा है काव्य, तीसरा है संस्मरण और चौथा विकल्प है निबंध। तो दोस्तों कला और बूढ़ा चांद आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। यह एक प्रकार का काव्य ग्रंथ है। तो दोस्तों ये जो दूसरा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है। निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, उस पर कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। दूसरा विकल्प है यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। तीसरा विकल्प है इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। चौथा विकल्प है यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो जो पहला विकल्प है इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। भाई राम रावण का युद्ध है तो धर्म और अधर्म का ही युद्ध है, तो ये सही है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। दोस्तों ये कथन जो है ये असत्य है, ये गलत है। बाकी तीसरा भी इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, सही है। चौथा विकल्प यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, ये भी अपने आप में सही है। तो ये कोई प्रेम कथा नहीं है दोस्तों राम और सीता की, तो ये दूसरा कथन जो है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा किसने कहा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति, छायावाद की दुर्गा कहकर संबोधित किया गया है। तो ये कहने वाले कौन हैं। कृष्णदेव झारी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो दोस्तों जो पहला विकल्प है कृष्णदेव झारी ये सही है, क्योंकि कृष्णदेव झारी ही ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा कहा। दोस्तों छायावाद में त्रिदेवों की भी एक परिकल्पना की गई है। त्रिदेव माने ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो दोस्तों कृष्णदेव झारी ने ही छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा, छायावाद का विष्णु पंत जी को कहा और छायावाद का महेश निराला जी को कहा। तो एक त्रिदेवों की एक जो परिकल्पना की गई छायावाद में, उसी तरह से छायावाद की दुर्गा इन्होंने महादेवी वर्मा जी को कहा। तो दोस्तों कई प्रश्न आपके, एक प्रश्न से ही कई प्रश्न आपके तैयार हों, इस तरह का व्याख्यात्मक विश्लेषण लेके मैं आया हूं और यही मेरी मंशा भी है कि आप कम समय में बहुत कुछ आपका तैयार हो जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना ग्रंथि का प्रकाशन कब होता है। ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सुमित्रानंदन पंत की। इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है दोस्तों 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी। दोस्तों आप जानते हैं ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सब उच्छ्वास, ये सब जो हैं पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ग्रंथ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पंत जी की। इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1920 ईस्वी। ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1920 ईस्वी में दोस्तों होता है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। पहला विकल्प है प्रकृति चित्रण, दूसरा दार्शनिकता, तीसरा है प्रेम निरूपण और चौथा है वीर रस की प्रधानता। तो दोस्तों सब जानते हैं कि छायावाद में कहीं वीर रस की प्रधानता नहीं मिलती।
वो बात अलग है कि छायावाद के समानांतर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चलती है, उसमें वीर रस की कविताएं लिखी गईं, लेकिन स्वयं छायावाद में वीर रस की प्रधानता देखने को नहीं मिलती। प्रकृति चित्रण तो हुआ ही है, दार्शनिकता भी देखने को मिलती है और प्रेम निरूपण तो जगह जगह देखने को मिलता ही है, चाहे वो रामेश्वर शुक्लांचल हों, चाहे जयशंकर प्रसाद, चाहे निराला और चाहे महादेवी वर्मा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। पल्लव पहला विकल्प, दूसरा है ग्रंथ, तीसरा है गुंजन और चौथा है अनामिका। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में देखा जाए तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव भी है, जो कि छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है जिसको। ग्रंथ अभी अभी इसकी चर्चा हुई 1920 में प्रकाशित। गुंजन भी इन्हीं की रचना है, पंत जी की है। ये जो अनामिका चौथा विकल्प है दोस्तों, अनामिका निराला जी की रचना है, न कि सुमित्रानंदन पंत की। तो दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है ये सही है, क्योंकि अनामिका निराला जी की रचना है, पंत जी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निराला की रचना तुलसीदास किस विधा की है। तुलसीदास बहुत ही चर्चित रचना है निराला जी की। ये इसकी विधा पूछ रहा है दोस्तों। खंड काव्य पहला विकल्प, दूसरा महाकाव्य, तीसरा लंबी कविता और चौथा है चंपू काव्य। तो दोस्तों देखा जाए तो तुलसीदास की ये जो निराला जी की रचना है, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास पर केंद्रित रचना है दोस्तों। यह एक खंड काव्य है। परीक्षाओं में भी अक्सर पूछता है तुलसीदास किस विधा की रचना है। और तुलसीदास कविता जो है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों में भी बहुत से विश्वविद्यालयों में रखी गई है, तो इसलिए ये खंड काव्य है दोस्तों। पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि प्रसाद की किस रचना का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। झरना पहला विकल्प, दूसरा कामायनी, तीसरा आंसू और चौथा है करुणालय। तो किस रचना का कई भाषाओं में अनुवाद देखने को मिलता है, जयशंकर प्रसाद की ऐसी कौन सी रचना है। दोस्तों आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कौन सी है, कामायनी। कामायनी ही दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्धि का आधार है ना। तो कामायनी का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद देखने को मिलता है। 1935 ईस्वी में ये रचना प्रकाशित हुई थी। 15 सर्ग हैं इसमें टोटल। कामायनी पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। दोस्तों छायावाद का उपनिषद कही जाने वाली रचना पल्लव, झरना, कामायनी और यामा। इसके पहले अभी भी चर्चा हुई कामायनी पर। दोस्तों कामायनी को ही छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि कामायनी छायावाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है। आप कह सकते हैं कि छायावाद की प्रसिद्धतम रचना है। 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसाद की किस रचना का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। अच्छा यही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। खैर, झरना, कामायनी, आंसू और करुणालय। तो अन्य भाषाओं में अनुवाद अभी भी बताया ही गया। कामायनी ऐसी रचना है जिसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। हाइकू, खंड काव्य, लंबी कविता और महाकाव्य। दोस्तों अभी भी प्रश्न आया था कि तुलसीदास रचना जो है निराला जी की, वो किस विधा की रचना है, किस श्रेणी की रचना है। तो तुलसीदास दोस्तों खंड काव्य है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा जो है यह एक लंबी कविता है ना। ये खंड काव्य नहीं है, यह एक लंबी कविता है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पर चर्चा हुई कि निराला जी के जो छंद हैं उनको रबड़ छंद और केचुआ छंद कहा जाता है। तो चूंकि बहुत लंबी लंबी कविताएं ये लिखते हैं, जैसे रबड़ तनता चला जाता है, वैसे इनकी कविताएं भी बिल्कुल लंबी लंबी कविताएं हैं। तो व्यंग्यात्मक रूप में कुछ लोगों ने इनकी कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद कह के संबोधित किया, व्यंग किया। संबोधित क्या किया, व्यंग किया। तो राम की शक्ति पूजा दोस्तों क्या है, एक लंबी कविता है। बढ़ते हैं आगे। 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यह पंक्ति निराला की किस रचना की प्रारंभिक पंक्ति है।
सांध्य गीत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और बादल राग। दोस्तों ये जो तीसरा विकल्प है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा इसी पंक्ति से उसकी शुरुआत होती है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ऐसा करके इसी पंक्ति से इसकी शुरुआत होती है। राम रावण युद्ध का जिक्र इसमें मिलता है। कृत्तिवास रामायण जो बंगला का रामायण है उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्तियां किसकी हैं? पहला विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों बहुत ही चर्चित कविता है, बहुत ही चर्चित रचना है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और कई बार परीक्षाओं में ये पंक्ति देखे इसके रचनाकार का नाम पूछा भी है। तो दोस्तों ये जो तीसरा विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही रचना है। कृष्ण ही दोस्तों उथल पुथल मचा सकते हैं, और कौन उथल पुथल मचाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है कि जो कष्टों से घबराऊं तो मुझ में कायर में भेद कहाँ, बदले में रक्त बहाऊं तो मुझ में डायर में भेद कहाँ। डायर माने जनरल डायर, एक अंग्रेज था जिसने भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त। तो जो कष्टों से घबराऊं तो मुझ में कायर में भेद कहाँ, बदले में रक्त बहाऊं तो मुझ में डायर में भेद कहाँ। दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार हैं एक भारतीय आत्मा यानी माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। पुष्प की अभिलाषा उनकी बड़ी चर्चित कविता हुई, और उसी कविता पर ही समझ लीजिए ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से संबोधित हुए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न है कि हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में। पंक्तियां किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों देखा जाए तो हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ये पंक्तियां भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है कि विपथगा किसकी रचना है? विपथगा रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों विपथगा रचना के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि हल्दी घाटी व जौहर कृतियों के रचयिता कौन है? बड़ी चर्चित रचनाएं हैं हल्दी घाटी, और जौहर भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्याम नारायण पांडे अथवा मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों हल्दी घाटी और जौहर बहुत ही चर्चित रचना है पंडित श्याम नारायण पांडे जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पूछ रहा है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इस पर अभी चर्चा हुई, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, क्योंकि अपनी राष्ट्रीयतावादी छवि के नाते ऐसे ये कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम है उसके चलते एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। कलम आज उनकी जय बोल बहुत ही चर्चित कविता है, कलम आज उनकी जय बोल। यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों कलम आज उनकी जय बोल ये प्रसिद्ध रचना है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि डिप्टी राष्ट्रकवि कहे जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने इस उपाधि से विभूषित किया, राष्ट्रकवि की उपाधि से, और डिप्टी राष्ट्रकवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है कि कृष्णार्जुन नाटक किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, मैथिली शरण गुप्त का अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो दोस्तों कृष्णार्जुन एक बहुत ही चर्चित नाटक है। इस नाटक के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। कृष्ण अर्जुन माखन खा रहे हैं, कृष्ण तो माखन खाते ही हैं, अर्जुन भी माखन खा रहे हैं, तो एक तरह से याद कर सकते हैं इस तरह से आप।
बीच बीच में जहाँ आसानी से ट्रिक बन जाता है मैं तुरंत बता देता हूँ आपको, बाकी ट्रिकी वीडियोज भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि हम सबके थे प्यारे बापू, बचपन में पढ़े होंगे दोस्तों कविता, हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। क्योंकि बचपन में ये कविता पढ़े होंगे, पाठ्यक्रम में रखी गई थी। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, इस पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त के भाई सियाराम शरण गुप्त। इनकी बापू शीर्षक कविता भी पढ़े होंगे आप बचपन में पाठ्यक्रमों में, प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ये कविताएं रखी जाती हैं। हालावाद, प्रश्न संख्या 31, हालावाद को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा? मस्ती की कविता, उमंग की कविता और उल्लास की कविता हालावाद को किसने कहा? पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चौथा है नंदुलारे वाजपेयी ने। तो दोस्तों हालावाद जो कि छायावाद के ही समानांतर चलने वाली एक काव्यधारा है, हालावाद के जनक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहा। तो ये जो तीसरा विकल्प है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ही हालावाद को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहकर संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 पूछ रहा है कि वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा व प्रगतिवाद की अग्रजा है। दोस्तों आप जानते हैं अनुजा माने छोटी बहन, अग्रजा माने बड़ी बहन। वैयक्तिक कविता हालावाद के विषय में यह कथन किसका है? यानी समझ लीजिए दो प्रश्न इसमें तैयार हो गए। पहला प्रश्न जो पूछ रहा है उसको पहले देख लीजिए। पूछ रहा है कि वैयक्तिक कविता हालावाद की अनुजा व प्रगतिवाद की अग्रजा है, हालावाद के विषय में यह कथन किसका है? छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह। तो दोस्तों ये जो तीसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने ही वैयक्तिक कविता को छायावाद की अनुजा व प्रगतिवाद की अग्रजा कहा। अब दोस्तों वैयक्तिक कविता, एक प्रश्न और तैयार हो गया इसमें कि डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को क्या कहा? वैयक्तिक कविता कहा दोस्तों। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को वैयक्तिक कविता कह के संबोधित किया और इसको छायावाद की अनुजा व प्रगतिवाद की अग्रजा भी इन्होंने ही कहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 पूछ रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित है? उमर खैयाम की रुबाइयां बड़ी प्रचलित हैं दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन जो कि हालावाद के जनक कहे जाते हैं, इनकी कौन सी रचना उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित है? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। पहला विकल्प है मधुशाला, दूसरा है मधुबाला, तीसरा है मधुकलश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी चौथा विकल्प, यानी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये सभी रचनाएं उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित हैं। रुबाइयाँ क्या होती हैं? एक प्रकार के छंद होते हैं दोस्तों, और इन्हीं छंदों पर ही लिखी गई, यानी रुबाइयों पर ही लिखी गई है ये मधुशाला, मधुबाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 पूछ रहा है कि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1982, 1978 ईस्वी में। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1968 ईस्वी में मिलता है। ये भी कभी कभार पूछता है कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको दोस्तों। तो दो चट्टाने इनकी बड़ी चर्चित रचना है। दो चट्टाने पर इनको दोस्तों साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। प्रश्न संख्या 35 पूछ रहा है कि प्रेम, यौवन और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामेश्वर शुक्लांचल, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों प्रेम, यौवन और सौंदर्य का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। इनको मानसलवाद का जनक भी कहते हैं। क्योंकि प्रेम पर, यौवन पर, सौंदर्य पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, तो इसलिए ये मानसलवाद के जनक कहे जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस व कुंठा का काव्य किसने कहा? क्षयी रोमांस व कुंठा का काव्य, बिल्कुल नए नए प्रश्न दोस्तों। हेतु भारद्वाज, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामोर सिंह ने। तो दोस्तों हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस या कुंठा का काव्य कहने वाले विद्वान हैं हेतु भारद्वाज। दोस्तों हेतु भारद्वाज ने ही छायावादी काव्य हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस व कुंठा का काव्य कह के संबोधित किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि बच्चन की मधुशाला में संकलित रुबाइयों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों अभी भी चर्चा हुई उमर खैयाम की रुबाइयों पर जो है केंद्रित है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चन की मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? मधुशाला बहुत ही चर्चित कविता है इनकी, काव्य संग्रह है इनका। 140, 145, 135 या 130। तो दोस्तों बच्चन की जो मधुशाला है उसमें टोटल 135 रुबाइयां हैं। रुबाई एक प्रकार का छंद है, पहले ही मैंने इस पर चर्चा की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रोचक प्रश्न, भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? भैंसा गाड़ी एक प्रसिद्ध कविता है दोस्तों। पूछ रहा है कि भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पहला विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा है नरेंद्र शर्मा, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों भैंसा गाड़ी जो कविता है इसके रचयिता, इसके प्रणेता, इसके सर्जक हैं भगवती चरण वर्मा। वही भगवती चरण वर्मा जो चित्रलेखा उपन्यास के कथाकार कहे जाते हैं, उपन्यासकार कहे जाते हैं, लेखक कहे जाते हैं, वही भगवती चरण वर्मा। इन्होंने भैंसा गाड़ी नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता लिख डाली। 39वां प्रश्न पूछ रहा है कि छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1940, 1915 से 1930, 1900 से 1936। तो दोस्तों आप जानते हैं कि छायावाद का जो सीमांकन है, समय सीमा है, वो 1918 से 1936 है। अच्छा, कुछ विद्वान इसको 1938 तक खींच के लेके जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो 1936 में ही पंत की एक रचना आती है युगांत, है ना, युगांत। युगांत जो है ये छायावादी काव्य के छायावादी युग के अंत की घोषणा है। युगांत ये 1936 में ही आती है और 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना दोस्तों होती है। तो इसलिए अंतिम समय सीमा 1936 मानना ही मेरे हिसाब से उचित है। 1936 अधिकांश विद्वानों ने 1936 ही माना है और 1936 ही उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी 36 में ही होती है और युगांत रचना जो कि छायावादी युग के अंत की घोषणा है एक तरह से पंत जी की, वो भी 1936 में ही आती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 पूछ रहा है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो दोस्तों यथार्थवाद और छायावाद नाम से निबंध लिखने वाले हैं स्वयं जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने ही यथार्थवाद और छायावाद नाम से निबंध की रचना की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 पूछ रहा है कि छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? यानी छायावाद में जो छाया शब्द है वो क्या है? मोती के भीतर छाया जैसी तरलता, है ना, मोती के भीतर छाया जैसी तरलता। छायावाद में जो छाया शब्द है उसको मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने, या राम कुमार वर्मा ने, या मैथिली या पंत जी ने, या महादेवी वर्मा ने। तो दोस्तों पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने ही छायावाद में छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता कहकर उपमित किया या संबोधित किया। दोस्तों प्रश्न संख्या 42 पूछ रहा है कि पंडित मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? दोस्तों आप जानते हैं कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता यही मुकुटधर पांडे ही माने जाते हैं और इन्होंने ही छायावाद नाम से 1920 ईस्वी में एक निबंध प्रकाशित करवाया था। ये किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। सरस्वती पत्रिका, श्री शारदा पत्रिका,
कर्मवीर पत्रिका या माधुरी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मुकुटधर पांडे जो कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे, इन्होंने छायावाद नाम से जो निबंध लिखा वो श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। कब? 1920 ईस्वी में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न पूछ रहा है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने या वियोगी हरि ने। तो दोस्तों छायावाद काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया, ये कथन है पंडित सुमित्रानंदन पंत का। चिदंबरा के लेखक पंडित सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने ही छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, ऐसा छायावाद के विषय में अपना विचार व्यक्त किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छायावाद का पतन कृति के लेखक हैं। छायावाद का पतन नाम से एक रचना है, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। दोस्तों पहला विकल्प है डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा है डॉक्टर नामोर सिंह, तीसरा है डॉक्टर देवराज और चौथा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों डॉक्टर देवराज ने ही छायावाद का पतन इस नाम से एक रचना की और बड़ी चर्चित रचना है छायावाद का पतन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है कि आधुनिक युग की कौन सी धारा, काव्य धारा, दो विश्व युद्धों के बीच की घटना कहलाती है? दोस्तों आधुनिक युग के कौन सी काव्य धारा दो विश्व युद्धों के बीच की घटना कहलाती है? दो विश्व युद्ध कब कब हुए थे? दो विश्व युद्ध दोस्तों इस बात को आप बताएंगे। मैंने बहुत सारे प्रश्न बता दिए, तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप बताएंगे, लिख के बताएंगे। दोस्तों इनके बीच के जो है दो विश्व युद्धों के बीच की घटना कौन सी काव्य धारा है, ये पूछ रहा है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। तो दोस्तों आप जानते हैं जो छायावादी युग है ये दो विश्व युद्धों के बीच की घटना मानी जाती है। अब दो विश्व युद्ध कब हुए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 46 छायावाद के लेखक कौन है? छायावाद नाम से एक रचना है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर देवराज या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों छायावाद नाम से एक समीक्षा ग्रंथ है, उसके लेखक हैं डॉक्टर नामोर सिंह। दोस्तों नामोर सिंह जी का निधन हो गया अभी लगभग 4 साल पहले। एक समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो स्थान था हिंदी साहित्य में, वही स्थान डॉक्टर नामोर सिंह का था। इनके समय में हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रबल विद्वान, चर्चित विद्वान थे। 47वां प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे, अनदेखे वाले प्रश्न। पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट यानी विरोध कविता किसे कहा गया है? पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट पूछ सकता है परीक्षाओं में। पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट किस कालखंड को कहते हैं? रहस्यवाद को, हालावाद को, प्रयोगवाद को या नई कविता को? तो दोस्तों पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट छायावाद हालावाद को कहते हैं, माफ कीजिए, हालावाद को पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट कहते हैं। 48वां प्रश्न है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? नेट की परीक्षाओं में भी पूछा गया है ये प्रश्न। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? राम की शक्ति पूजा निराला जी की बहुत ही चर्चित रचना है, उसकी यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? वेदांत, नव वेदांत। दोस्तों ये वेदांत वेदांत दो बार हो गया, ये नव वेदांत है ना, नव वेदांत। वेदांत दूसरा, नव वेदांत तीसरा, योग वशिष्ठ और चौथा है हठ योग। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा का जो यौगिक प्रक्रिया का जो स्रोत है वह है नव वेदांत। दोस्तों नव वेदांत, ठीक। इस हिसाब से तो चारों विकल्प गलत हैं, लेकिन ये दूसरा विकल्प जो है वेदांत नहीं बल्कि ये नव वेदांत है, इसको आप नव वेदांत मान के चलिए। तो नव वेदांत जो है दोस्तों ये राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 पूछ रहा है कि मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल या नरेंद्र
शर्मा। तो दोस्तों मुकुल नामक जो कविता संग्रह है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है ना। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इस कालजयी कविता की जो प्रणयिनी हैं, इस कालजयी कविता की जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्हीं की ही चर्चित रचना है मुकुल, जो कि महादेवी वर्मा की सखी और सहेली भी कही जाती है। 50वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का दोस्तों पूछ रहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये कथन किसका है? कविता की परिभाषा है एक तरह से। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये कहने वाले कौन हैं? कौन विद्वान? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा है सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, इस कथन के लेखक हैं पंडित सुमित्रानंदन पंत, है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला का 3 भाग आप लोगों के बीच में आया, जिसमें छायावाद, हालावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका एक संकलन आपके बीच में लाने का एक प्रयास रहा। अब ये प्रयास कैसा है ये आपकी अदालत में है, आप इसका फैसला करेंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से बने रहिए हिंदी विथ अभिषेक उपाध्याय श्रीमंत यूट्यूब चैनल पर और इसी तरह से प्रेम निचोड़ते रहिए, बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हिंदी प्रेमियों का।